गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विनाशकारी राजनीतिक परिणाम यानी कि वर्स्ट पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म इन इंडिया। इससे पहले जो दो लेक्चर हम कवर कर चुके हैं वो है ब्रिटिश जो साम्राज्यवाद है वो क्या है, और यूरोपियन कंट्री इंक्लूड ब्रिटिश किस तरीके से इम्पेरियलिज्म को वो बढ़ावा देता है या उसको वो डिफाइन करता है अगर हम उसकी लैंग्वेज में करते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद था उसके विनाश के कौन कौन सी रीजंस हैं, किस वजह से उसका मतलब उसको डिस्ट्रॉय किया गया। तो ये कोई भी आइडियोलॉजी होती है उसको जब क्रिटिसाइज किया जाता है एक हद तक, एक लिमिट तक, तब उसका धीरे धीरे पतन होना एक नॉर्मली कंडीशंस होती हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं वो कौन कौन से पॉइंट है, जैसे पराधीनता का कटुतम अनुभव यानी कि बिटर्स जो बिटर्स हैं एक्सपीरियंस ऑफ द लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि भारत में अंग्रेजी राज्य का जो स्टार्टिंग हुई थी भारत में ब्रिटिश की, वो 1757 के प्लासी युद्ध से हुआ। तो वहाँ पर अंग्रेजों ने अपने छल कपट से फूट डालने की भी बहुत ज़्यादा कोशिश की, बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई ताकि मतलब इंडियंस के बीच में जो फूट है, जो डिस्क्रिमिनेशन है वो बढ़ जाए। 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में विजय यानी कि विनर अचीव करने के बाद में अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अपना जो प्रभुत्व है, जो प्रभाव है, जो इफेक्ट है वो स्टैब्लिश करके वो स्टैंड कर लिया। इस विनर्स के बाद में, इस विजय के बाद में जो मतलब रिजल्ट निकला है कि 1765 में अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार यानी कि राजस्व इकट्ठा करने, ऐसे अनेक मुकदमों का निर्णय करने का भी अधिकार मिल गया। तो दिल्ली के बादशाह शाह आलम द्वितीय से प्राप्त हो गई वो सारी चीज़ें। पहले क्या था, अंग्रेज जो थे वो जो वहाँ पे जितने भी शासक हुआ करते थे उस समय पे मुगल शासक होते थे, उनसे वो एक संधि किया करते थे, एक एग्रीमेंट किया करते थे जब वो उनको जीत लिया करते थे उस एरिया को। वो कहते हैं कि ठीक है, आप अपने एरिया की जो छोटे मोटी चीज़ें हैं उनमें आप डिस्कस करो, उनमें आप डिसीजन लो, बट बाहर के डिफेंस की, पैसे की जो भी मतलब उसमें एक्टिविटी होती है उसमें सिर्फ हम करेंगे, ऐसा ब्रिटिश लोग कहते थे। तो उनसे वो उन्हें उनके उसके बदले में उनको वो पेंशन उनकी बांध दिया करते थे कि आपकी फिक्स पेंशन है 1 ईयर की, आपको इतना मिलेगा, उसके बाद में आपको इसमें इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे। तो यानी कि इनडायरेक्टली वो धीरे धीरे सिस्टम की जो पावर है वो धीरे धीरे ब्रिटिश के हाथों में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में जाने लगती है। बक्सर के युद्ध में बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली का निर्बल तथा शक्तिहीन सम्राट शाह आलम द्वितीय पराजित हो गया था। इसलिए अंग्रेजों ने दिल्ली के सम्राट को अपनी शरण में ले लिया और अवध पर भी अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा को अपना आधार बनाकर अंग्रेजों ने बाकी बचे हुए भारत पर भी अपनी कूटनीति और सैनिक शक्ति को धीरे धीरे नष्ट करना प्रारंभ कर दिया। अब इसमें फिर लॉर्ड क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग्स तथा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जिस ब्रिटिश राज की स्थापना में अपना योग दिया था उसको आगे बढ़ाने और भारत में सर्वशक्ति बनाने का जो श्रेय जाता है, जो कंट्रीब्यूशन जाता है, वो लॉर्ड वेलेजली को प्राप्त है। उसने निज़ाम हैदराबाद को अपनी सब्सिडियरी सिस्टम यानी कि सहायक संधि के अधीन कर लिया। बाद में पेशवा बाजीराव द्वितीय को आते हैं, उनको भी मराठों के जो झगड़े हैं उनके कारण इस संधि को वो मानना पड़ा उनको भी। तो उसने मराठों और निज़ाम हैदराबाद को अपने साथ मिलाकर मैसूर के सुल्तान टीपू की शक्ति को बिल्कुल कुचल कर रख दिया। 1799 में मैसूर को विजय कर लिया। अब इसके बाद वेलेजली ने मराठों को दूसरे युद्ध और तीसरे युद्ध में बुरी तरह हराकर उनसे बहुत से यानी कि बहुत सारा जो एरिया है वो एक्वायर कर लिया। इसमें जो थी जैसे संपूर्ण देश की जो शान मिट्टी में मिल गई और भारतीयों के पास विदेशी राज के विरुद्ध कुछ भी करने की शक्ति ना रही। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से उनकी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी डलहौजी की, या यूँ कहें उनकी ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो भी एक्टिविटी थी वो धीरे धीरे डाउन होने लगी थी, क्योंकि इसमें प्रॉपर रूप से पराधीनता का जो कटुतम अनुभव था वो वहाँ पे दिखने लगा था। दूसरा रीज़न है उच्च पदों से भारतीयों को वंचित रखना, यानी कि जो हायर पोस्ट थी वो इंडिया को कभी भी देने के लिए वो सेटिस्फाई थे ही नहीं कि जो हायर पोस्ट हैं वो सिर्फ हम अपने लोगों के लिए, अपने ब्रिटिशर्स के लिए रखेंगे, इंडियंस को उसमें वहाँ पे एंट्री नहीं होगी। ये एक सबसे बड़ा रीजंस था ब्रिटिश कॉलोनी को, ब्रिटिश जो एम्पायर उसको
डिस्ट्रॉय करने का, उनका जो लिबरल जो उनका इम्पेरियलिज्म है उसको डिस्ट्रॉय करने का सबसे बड़ा रीज़न्स था कि उन्हें वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी जाती, उन्हें वहाँ पे समानता भी नहीं दी जाती थी ये। फिर तीसरा है पुलिस व्यवस्था का पुनर्गठन। देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पुलिस व्यवस्था का पुनर्गठन किया, उसको दोबारा से रिव्यू किया और पुलिस के ऊंचे अधिकारी जो हाईएस्ट ऑफिसर हैं अंग्रेज या वफादार भारतीय जमींदार नियुक्त किए गए। अब इस पुलिस को यह प्रशिक्षण दिया गया कि ब्रिटिश शासन के प्रति पूरी वफादार, पूरे भक्त रहें और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले भारतीयों को सख्त दंड दें। इसलिए इस पुलिस ने स्वतंत्रता जो आंदोलनकारी हैं उनको कुचलने और ब्रिटिश राज को बनाए रखने के लिए कम प्रयत्न नहीं किया था। बट सन 1813 में इंग्लैंड की संसद की एक समिति ने रिपोर्ट वहाँ पे प्रकाशित की। उसमें लिखा था कि पुलिस ने शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करने वाले नागरिकों पर इस तरह के अत्याचार किए हैं और जैसे उन डाकुओं पर किए जाते थे जिन्हें कुचलने के लिए पुलिस की नियुक्ति की जाती थी। अब इसके बाद मतलब फिर दोबारा से जो पुलिस व्यवस्था थी उसका पुनर्गठन किया गया था, यानी कि फिर से देखिए एक पुनर्गठन किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। उनके माइंड में ये सेटअप, ये चीज़ें डाल करके कि आप हमारे लिए काम करोगे, जो हमारे खिलाफ होगा आप उनको दंड दोगे। बट फिर से रिव्यू होता है, वहाँ पे वो चीज़ें देखी जाती हैं जो अपने इंडियंस के लिए वो सही नहीं थी, तो वो उनका वो विरोध करने लगते हैं। फिर फोर्थ है नवीन न्याय प्रणाली का प्रारंभ, यानी कि नई जो जस्टिस पॉलिसी है उसको स्टार्ट किया गया। अंग्रेजी शासन का एक और ज़बरदस्त प्रभाव यह हुआ कि पुरानी न्याय व्यवस्था को समाप्त करके एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। वॉरेन हेस्टिंग द्वारा सबसे पहले भारत में वह न्याय व्यवस्था आरंभ की गई थी और उसको बाद में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में ठोस रूप प्रदान किया। उसने प्रत्येक जिले में एक दीवानी न्यायालय स्थापित किया और जिसका मुखिया जिला न्यायाधीश होता था। दीवानी मामलों में अपील के लिए 4 दीवानी न्यायालय स्थापित किए गए। लॉर्ड कॉर्नवालिस का उद्देश्य था भारतीयों को सब अधिकारों से वंचित करना था। तो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट भी यही क्लियर आउट करता है कि नई जो जस्टिस की जो पॉलिसी थी वो भी उन पर बहुत भारी पड़ी। फिर 5 है अंग्रेज़ों की महंगी न्याय प्रणाली। अब इसमें क्या था, अंग्रेज़ों की जो जस्टिफाई करने की जो पॉलिसी थी वो बहुत ही एक्सपेंसिव थी, बहुत महंगी थी। तो इंडियंस के लिए जो गरीब, जो 80% इंडियंस थे जो गरीब से भी नीचे थे, उनके लिए तो कोई मतलब पॉइंट ही नहीं था कि वो जस्टिस उनको मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी एक डिस्क्रिमिनेशन था, लोग वहाँ देखते थे इस चीज़ को, तो ये भी एक उनके अगेंस्ट का एक पॉइंट होता है। नेक्स्ट इसमें भ्रष्टाचारी शासन की व्यवस्था। अब ये जो 6 पॉइंट है ये भी करते हैं कि भ्रष्टाचारी जो सिस्टम था उसकी व्यवस्था की गई। कंपनी के शासन के राजनीतिक परिणाम बहुत बुरे निकले और कंपनी ने पहले अपने आप को मुगलों का भी करता है, यानी कि एजेंट का। धीरे धीरे देश की बिगड़ती स्थिति से लाभ उठा करके एक के बाद एक दूसरे प्रदेश की विजय करनी उन्होंने स्टार्ट कर दी। कंपनी ने बहुत ही चालाकी से, चतुराई से, कूटनीति से काम किया और कंपनी की सारी सैनिक शक्ति भी धीरे धीरे बढ़ती चली गई। सबसे पहले उसने छल कपट किया, मीर जाफिर के साथ षड्यंत्र करके बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को परास्त किया। इसके बाद कंपनी ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की, बट नागरिक प्रशासन है वो नवाब के हाथों में ही रहने दिया। वो क्यों? ताकि थोड़ा सा वहाँ पे मैनेजमेंट बना रहे, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करते तो वो भी उनके खिलाफ हो जाते। इससे बंगाल की जनता को बहुत दुर्दशा हो गई। यहाँ पे एक लायल थिंकर हैं, वो लिखते हैं कि मजिस्ट्रेट, पुलिस, राजस्व अधिकारी विभिन्न पद्धतियों से काम करने वाले विरोधी हितों की रक्षा करने वाले थे। उनका कोई संयुक्त मुखिया नहीं था, इसलिए सरकार को बुरी तरह चलाने में वे एक दूसरे के आगे बढ़ जाते थे। बंगाल में कोई अच्छा कानून नहीं था, बहुत ही कम न्याय था। तो ये भी एक रीज़न था कि लोग वहाँ की जो भ्रष्टाचारी व्यवस्था थी उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि ये इम्पेरियलिज्म ऑफ ब्रिटिश था और इसके अगेंस्ट उन्होंने मिलकर एक बहुत अच्छा काम किया उनको डिस्ट्रॉय करने का। मूवमेंट हुए, फिर गांधी जी के मूवमेंट हुए, इनमें से लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, क्योंकि वो पहले ही बहुत ज़्यादा इफेक्ट उनको वहाँ पे हो चुका था कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से। तो ये सारे पॉइंट ही क्लियर आउट करते हैं कि इन सारे पॉइंट ये डिफाइन करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने कौन से ऐसे पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि जो ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म को पूरी तरीके से रोस्ट कर दिया उन्होंने। जैसे एक तरीके से ब्रिटिश जो पॉलिसी है उसकी बात करें, और हाईएस्ट पदों पे भारतीयों को वहाँ पे ना बैठने देना, ये भी एक रीज़न्स होता है कि वो इंसान आपके खिलाफ हो जाता है जब आप सामने वाले को अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं। बिकॉज ऑफ उसकी स्किल भी है बट आपने अपॉर्चुनिटी नहीं दी है। थैंक यू।